हेलो दोस्तों, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल वाले जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर आपका 3rd है ना। क्लास 10th का चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर आपका 3rd है। इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट को गाइस करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग। किसको? कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग। लीनियर इक्वेशन के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। फिर आने वाले वीडियोस में गाइस हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को करते हैं स्ट्रॉन्ग। तो कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग वेरिएबल को समझना। देखो, वेरिएबल तो तुम्हें पता ही होगा। ऐसा नहीं है तुम क्लास 10th में आ चुके हो और तुम्हें वेरिएबल नहीं आता है। आपको ज़रूर पता होगा कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। इसके साथ साथ तुम्हें पता होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, ये भी तुम जानते होगे कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल क्या? तो वही जो एक्स वाई जी जो देखते हो ना कहीं कहीं तुम लिखे हुए पूरे मैथ्स में, ये सब क्या होता है? वेरिएबल होता है। वेरिएबल के और भी डेफिनेशन होते हैं, जैसे कि ये अपने वैल्यूज़ वगैरह को चेंज कर सकते हैं और लेकिन जो कांस्टेंट है ये अपने वैल्यूज़ वगैरह को चेंज नहीं कर सकते हैं। आप कांस्टेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हो कि भाई एंड कोई सा भी आप नंबर लिख दो, कोई सा भी नंबर लिख दो, वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई सा भी नंबर बोल रहा हूँ, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, √7 हो गया, √5 हो गया, 2/7 हो गया, कोई सा भी नंबर, ये सभी के सभी क्या है? कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट तुम्हें पहले से ही पता है। तो चलो अब हम लोग आगे के चीज़ों को जो इसमें सीखना है वो समझते हैं। देखते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। अब देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को तो पढ़ने वाले हो तुम लोग, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये जान लो कि ये इक्वेशन क्या होता है। तो कुछ नहीं होता। इक्वेशन में जो होते हैं इसमें इक्वलिटी के साइन होते हैं। क्या होते हैं? इक्वलिटी के साइन होते हैं। ये इक्वल टू जो होता है ना, ये जो इक्वल टू होता है जहाँ भी, उससे आप कहते हो कि वो इक्वेशन है, ठीक है। तो इक्वलिटी का साइन रहता है, इक्वल टू का साइन रहता है, वो क्या हो जाता है आपका? वो आपका हो जाता है इक्वेशन। समझे बात? तो जहाँ भी इक्वलिटी का साइन मिलेगा तुम्हें, उसे कहोगे तुम वो इक्वेशन है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल हम उदाहरण लिख लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैं ऐसे लिखता हूँ 4x + 7 = 13। अब 4x + 7 = 13 ये क्या है? तो दोस्तों ये है एक इक्वेशन। क्या है? ये एक इक्वेशन है, ठीक। क्योंकि इसमें क्या है? इसमें इक्वलिटी का साइन है। उसी तरह से और भी लिख सकते हैं हम। लेट्स सपोज कि दूसरा मैं लिख लेता हूँ 7x² + 9x + 15 = 17। क्या है? तो ये हमारा एक इक्वेशन है। क्या है? एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन आया। क्या आया? इक्वलिटी का साइन आया, ठीक है। एक और लिख लेते हैं भाई, एक और लिख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि 9x + 4y = 15। क्या है? तो भैया ये भी एक इक्वेशन है। क्या है? ये भी एक इक्वेशन है। क्यों है इक्वेशन? क्योंकि इक्वलिटी का साइन आया है। क्या आया है? इक्वलिटी का साइन आया है, ठीक है। और भी लिखते हैं, और भी लिख लो, बहुत सारे लिख सकते हो आप, ठीक है। 4x² + 7x³ - 9x + 15 = 13। क्या है ये? तो भाई ये इक्वेशन है। क्यों है इक्वेशन? क्योंकि इक्वलिटी का साइन आ गया। तो जितने भी इक्वेशन होंगे दोस्तों उसमें क्या होगा? इक्वलिटी के साइन आएंगे। और साथ साथ में जो x मैंने लिखा है, ये x लिखा है, ये y जो है और xy जो है, यहाँ पे भी x है, ये सब क्या है? वेरिएबल है। और इसमें जितने भी तुम्हें नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर्स, ये क्या है? तो भैया ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, ये बदलते नहीं है। अब इन कांस्टेंट का भी अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो 4 जो है, ये कांस्टेंट का भी जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट रहता है। बात सुनना, जो वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट होता है ना भैया, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। तो जो भी ये वाला जो 4 है, ये 4 एक हो जाएगा कोफिशिएंट। क्या हो जाएगा? ये एक कोफिशिएंट हो जाएगा। किसका कोफिशिएंट? कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। ये x का कोफिशिएंट है।
समझे बात। तो जो भी वेरिएबल के साथ जो नंबर रहता है, जो कांस्टेंट रहता है, उसका नाम होता है कोफिशिएंट। आपको पता होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, एक्स का कोफिशिएंट 9 है, ये सब ऐसे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 9 है, वाई का कोफिशिएंट 4 है, और ये क्या है 15, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 7, एक्स का कोफिशिएंट 9 नहीं -9 होगा। क्या होगा? -9 होगा। समझे बात। और ये तो आपका क्या है? कांस्टेंट है भाई। क्या है? कांस्टेंट है। समझे बात आप। इक्वेशन का मतलब समझे, जिसमें इक्वलिटी का साइन होता है। कोफिशिएंट का मतलब समझे, जो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई या फिर जो प्रोडक्ट होता है, कांस्टेंट जो नंबर होता है, दैट इज नॉन एज व्हाट? कोफिशिएंट। क्या कहलाता है वो? कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया। अब ये भी जान लो कि ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है। क्या? लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो नेक्स्ट स्लाइड में यही है हमारा लीनियर इक्वेशन। क्या? लीनियर इक्वेशन। तो भाई ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर कितना होता है? 1 होता है। यानी कि उस इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? तो डिग्री 1 होती है, ठीक है। नहीं समझे बात? फिर से समझो। देखो ये सारे के सारे मैंने क्या किया है, ये सब इक्वेशन लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे ये भी इक्वेशन, ये भी इक्वेशन, ये भी इक्वेशन और ये भी इक्वेशन। लेकिन इन सभी में जो वेरिएबल का पावर है, वेरिएबल के पावर को चेक करो जरा। वेरिएबल का पावर इसमें चेक करो, x का पावर कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। इसमें चेक करो x का जो हाईएस्ट पावर, यानी डिग्री चेक करना है आपको। डिग्री कितना है? तो 2 है। इसमें डिग्री कितना है? तो देखो दो वेरिएबल है यहाँ पे, x भी है और y भी है, और दोनों का ही डिग्री कितना है? इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है। मतलब इसका भी पावर 1 है, x का भी, और x का भी 1 है और y का भी 1 है। समझे ना बात। तो इनमें जो इनकी डिग्री है वो 1 है। तो यहाँ पे डिग्री जो है, डिग्री कितनी है? 1 है। इस केस में डिग्री कितनी है? डिग्री 1 है। इस केस में डिग्री कितनी है? तो 2 है। साफ नज़र आ रहा है कि ये रहा डिग्री और ये कितना है? 2 ही तो है, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी है? इस वाले की 3 है। तो भैया जिस भी इक्वेशन की डिग्री हमारा डिग्री अगर 1 होता है, कितना? अगर 1 होता है तो उस इक्वेशन को कहते हैं कि वो क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन है। जिस भी इक्वेशन की डिग्री कितना हो? 1 हो, उसको हम कहते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन है। समझे बात। चलो ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है? तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसकी डिग्री जो है 1 है, दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन है। इसमें भी इसकी डिग्री क्या है? 1 है, डिग्री 1 है, दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन है तो ये 2 वेरिएबल क्या बला है? 2 वेरिएबल क्या बला है? तो 2 वेरिएबल, यहाँ पे देखो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ कितना है? x है। वेरिएबल क्या है? x है। और यहाँ पे देखो वेरिएबल x भी है और y भी है, दो वेरिएबल है। तो यही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल है दोस्तों। समझे बात। ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आप बहुत सारे इक्वेशन को लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो x - 7y = 13, दूसरा लिखूँ तो 2x + 5y = 15, तीसरा लिखूँ, चलो लिख लेता हूँ x + 5y = 17। ठीक है। सो ये x - 7y = 13, 2x + 5y = 15, ये सारे ही इक्वेशन, इन सभी की डिग्री कितनी है? इन सभी की डिग्री दोस्तों 1 है। डिग्री कितनी है? 1 है। डिग्री पे फोकस कर लो। डिग्री कितनी? 1 है। वेरिएबल देखो x और y दोनों वेरिएबल है। यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल है, x और y 2 वेरिएबल है।
तो ये जितने भी इक्वेशन लिखी गई है दोस्तों, ये जितनी भी इक्वेशन लिखी गई है ये सभी के सभी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मतलब कि दो वेरिएबल वाले क्या है, लीनियर इक्वेशन है। समझे? तो दो वेरिएबल यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बार बार रिपीट नहीं करूँगा। आपको वेरिएबल का पावर देखना है, डिग्री, यानी कि वेरिएबल का पावर यानी कि डिग्री, वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, मान लो कि ये x माइनस 7y इक्वल टू 13 लिखा हुआ है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन, जब कभी भी बोला जाता है कि सॉल्यूशन निकालो, है ना, तो क्या मतलब है सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन से मतलब क्या है। तो देखो भैया, सॉल्यूशन से मतलब ये है कि ये देखो, ये इक्वेशन लिखा हुआ है ना, पहले इसके थोड़ा सा और पार्ट समझ लेते हैं, कुछ बातें समझ लेते हैं। तो इक्वेशन में ये साइड एक है, इसको हम क्या कहते हैं, LHS कहते हैं। ये वाला क्या है, RHS है। क्या है, RHS है। तो LHS मतलब यही लेफ्ट हैंड साइड है ना, और ये RHS है। ठीक है, अब देखो ये LHS और ये RHS, जब कभी भी सॉल्यूशन के बारे में बात होता है तो सॉल्यूशन के बारे में बात हो रहा है, यानी कि मतलब ये है कि तुम x और y की वैल्यू निकालो, x और y की वैल्यू निकालो, वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। x और y की वो वैल्यू निकालो जो इस इक्वेशन को कर दे सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब समझते हो ना, कि अगर तुम x और y को यहाँ पे रख के सॉल्व करो तो उसका आंसर कितना आ जाए, 13 आ जाए। ये होता है सेटिस्फाई करने का मतलब। ठीक है, तो x और y की तुम वो वैल्यू निकालना है तुम्हें जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, वही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है ऑफ लीनियर इक्वेशन, या फिर किसी भी तरह का इक्वेशन क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पे हम लीनियर पढ़ रहे हैं तो स्पेशली लीनियर के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप जनरल फॉर्म में जनरल केस भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इससे पहले हमने पता चल गया हमें सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, चलो सॉल्यूशन को हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो x और y के वैल्यू को निकालना है। तो इस केस में अगर तुम x और y के वैल्यू को निकालोगे तो तुमने पहले ही सीख रखा है। क्या सीखा है, क्लास 9th में ही लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में तुमने पढ़ा था कि अगर लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, ठीक है, दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन है, तो भैया उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि x का और y का बहुत सारे ऐसे वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो x और y के बहुत सारे वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जो इस इक्वेशन को कर देगा सेटिस्फाई। आप करके देख सकते हो। कैसे निकाला था आपने क्लास 9th में, आपने क्लास 9th में कुछ ऐसे किया था कि आप पहले x की वैल्यू को 0 रख दिया था आपने। ठीक है, आपने क्या किया था, 0 रख दिया था x की वैल्यू को, तो x 0 रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो देखो 0 माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा 13। तो यहाँ से माइनस 7y इक्वल टू 13, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 अपॉन माइनस 7। ठीक है, तो y की वैल्यू 13 अपॉन माइनस 7, यानी कि ये माइनस 13 अपॉन 7 आ गया। ये तुम्हारा y का वैल्यू आ गया, x 0 तो y इतना। इसी तरह से दूसरा वैल्यू रखोगे अगर तुम, ठीक है, दूसरा वैल्यू रखोगे ना अगर तुम, दूसरा वैल्यू क्या, कोई सा भी वैल्यू रख सकते हो। लेट्स सपोज जैसे यहाँ x 0 रखा है तुमने, इस बार एक काम करते हैं y को 0 रख देते हैं। ठीक है, तो जब y इक्वल टू 0 रखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x माइनस 7 इंटू 0 इक्वल टू 13, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13। तो ये x बोल रहा हूँ मैं, हाँ x 13 आ जाएगा। ठीक है, तो x आ गया तुम्हारा 13। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x 0 रखा तो y तुम्हारा ये आया, y 0 रखा तो x तुम्हारा ये आया।
इसी तरह से x को अब कुछ और रखोगे, कुछ भी रख सकते हो, है ना, कुछ भी मतलब कोई सा भी नंबर। तो जब कोई और नंबर रखोगे, लेट्स सपोज कि x को 1 रख लेते हैं, ठीक है, x को क्या 1 रख लेते हैं, तो y कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। तो x 1 रखोगे तो 1 माइनस 7y इक्वल टू 13, ठीक है, इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 7y इक्वल टू 13, और ये माइनस उधर, ये 1 जो है ये इधर आके प्लस का 1 हो गया, तो माइनस का 7y इक्वल टू 14। अच्छा, ये प्लस का 1 नहीं हुआ, माइनस का 1 हुआ, ठीक है। तो ये माइनस का 1 हो गया, वेट, चलो ठीक है। तो ये 13 हो गया और ये माइनस का 1, तो यहाँ से 7y इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आएगा, 12 अपॉन माइनस का 7, जो कि हो जाएगा माइनस का 12 अपॉन 7। तो यहाँ से x जब 1 रखा तुमने तो y अब इतना आ रहा है। इस तरह करके और भी नंबर रखोगे तो और भी सॉल्यूशन आएंगे। तो यहाँ से पता चल रहा है कि x के और y के ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे, एक दो नहीं, इन्फिनाइट पॉइंट है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। अब इस इक्वेशन को बहुत सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे तो इसके सॉल्यूशन भी कितने हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, यानी कि मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ में आया, एक्स और वाई की वो वैल्यू जो कि इक्वेशन को, दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, समझे बात, ठीक है। दूसरा, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो भैया इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें दिख भी रहा है कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे सॉल्यूशन हो रहे हैं, समझे बात, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताना है, वो ये बताना है कि देखो जो लीनियर इक्वेशन होता है ना, इसका जनरल फॉर्म तुमने पढ़ा होगा क्लास 9th में, है ना। तो इसका जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म ये होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे a b और c क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, a b और c क्या है, रियल नंबर है। और यहाँ पे एक कंडीशन ये है a b के लिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कि दोनों में से, दोनों के दोनों ही a और b कभी भी एक साथ 0 नहीं हो सकता है, कोई एक होता है तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक a की जगह तुम्हारा कुछ भी रहता है, कोई भी नंबर रहता है, b की जगह 0 आ जाएगा, तो कोई भी नंबर का स्क्वायर प्लस 0 0 तो नहीं हो सकता। लेकिन जैसे दोनों 0 हुआ तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना तुम, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये जनरल फॉर्म है तुम्हारा लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, चलो ओके। तो सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया तुम्हें, सॉल्यूशन क्या होता है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक। अब देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि हमें चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ही पढ़ना है। तो इजी है यार, पेयर का मतलब होता है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, क्या, जोड़ा, कौन सा वाला जोड़ा भाई, जो दो दो एक साथ होते हैं ना, वो वाला जोड़ा, ठीक है। सो पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, इसका मतलब क्या है कि लीनियर इक्वेशन का जोड़ा होगा। जैसे कि ये हमने लीनियर इक्वेशन लिख दिया है, ये हमने लीनियर इक्वेशन लिख दिया है, अगर दो दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं, मान लो कि यही वाला हमने इक्वेशन लिखा है, तो इसी को हम लिख लेते हैं। एक पहला इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल टू 13, और दूसरा इक्वेशन जो है 7x प्लस y इक्वल टू 3, ठीक है, 7x प्लस y इक्वल टू 3। अब ये एक साथ लिखा हुआ है, दो दो लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा पेयर हो गया, क्या हो गया, पेयर हो गया। पेयर का मतलब समझ में आ रहा है, पेयर का मतलब दो दो चीज़ जब कोई एक साथ होता है, शूज़ होते हैं आपके, शूज़, है ना, तो शूज़ क्या होते हैं, पेयर में होते हैं ना, दो एक साथ होते हैं तो आप कहते हो एक जोड़ी जूता, है ना। सो यहाँ पे शूज़ जो है पेयर में होता है, उसी तरह से इक्वेशन भी, जो लीनियर इक्वेशन है वो पेयर में होना चाहिए, बस वही हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और भी आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये एक ही आपने लिख लिया, ठीक है।
तुम्हारे लिए बहुत सारे इक्वेशन है, डोंट वरी। तो एक और इक्वेशन लिख लो, चलो x माइनस 3y इक्वल टू 9 और दूसरा लिख लो 3x प्लस 4y इक्वल टू 17। ये भी क्या है? तो भैया ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों है तो तुम्हें पता है अब लीनियर क्यों है ना? ऐसा नहीं है कि लीनियर क्यों है ये नहीं पता तुम्हें, ठीक। चलो अच्छी बात है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी हमने समझ लिया। अब इसका जर्नल फॉर्म समझते हैं, इसके जर्नल फॉर्म भी होता है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जर्नल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, क्या जर्नल फॉर्म। तो देखो जैसा कि दो दो लीनियर इक्वेशन लिखे हुए हैं तो जर्नल फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या है? तो ये जर्नल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। क्या है? जर्नल फॉर्म है। अब जर्नल फॉर्म तो तुम्हें पता ही है, तुम जानते हो। देखो जर्नल फॉर्म क्या जानते कैसे हो? देखो ये वाला इक्वेशन अभी अभी हमने सीखा है, यहाँ पे सीखा है। ये देखो यहाँ पे a1 b1 और c1 कर दिया है क्योंकि दो दो है। तो यहाँ पे x और y तो सेम रहने वाले, x और y ही रहने वाले हैं, लेकिन इनके साथ जो इनके कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है c1 c2 ये बदल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जर्नल फॉर्म का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका जर्नल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। समझे बात? चलो ठीक है। अब जब इतनी बात तुमने समझ लिया है तो जब कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा और वहाँ से तुमसे ये बोला जाता है कि a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाल कर बताओ, लिख कर बताओ, तो लिख दोगे ना, सिंपल है लिखना। करोगे क्या? तो इसके जर्नल फॉर्म से कंपेयर करोगे। जैसे कि ये पहला वाला इक्वेशन दे रखा है, मुझे a1 b1 और c1 लिखना है, ठीक है। तो देखो लिख दूंगा मैं, कैसे लिखूंगा? x के साथ क्या है? देखो यहाँ पे x के साथ क्या 1 है, a1 है, तो x के साथ यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब कि 1 है। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करूँगा तो a1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो y के साथ क्या है? यहाँ पे y के साथ कितना है? b1 है, और यहाँ पे y के साथ कितना? -7 है। तो हमारा b1 किसके बराबर हो जाएगा? भैया -7 के बराबर हो जाएगा। अच्छा c1 कितना है? तो c1 लिखने के लिए देखो तुम डायरेक्ट 13 मत लिख देना, 13 को जब इस तरफ करोगे तो -13 हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा जो c1 है ना, c1 वो -13 है। यहाँ पे प्लस में है, इधर लेके जाओगे माइनस हो जाता है, यहीं इधर ये माइनस में होता है, इधर लेके जाते प्लस हो जाता है, ठीक है। तो c1 कितना है? -13 है, ठीक है। अब a2 कितना है? तो इसको कंपेयर कर लो, इसको तुम कंपेयर कर लो इस वाले से, ठीक है। तो जब इसको कंपेयर करोगे तो a2 कितना हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे a2 है। तो a2 हमारा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। b2 कितना आ जाएगा? तो b2 हमारा यहाँ y है और यहाँ b2 है। तो y के साथ क्या नंबर है? कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस है इसीलिए प्लस में आएगा। अच्छा c2 कितना हो जाएगा? तो c2 ये +3 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा, ठीक है। तो a1 a2 b1 b2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 तुम इस तरह से कंपेयर करके उसके जर्नल फॉर्म से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप अभी तक की बातें मेरी आपको समझ में आ रही होगी, आप मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे होंगे और हो पा रहे होंगे कनेक्ट, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। सो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दिया है, उसके ग्राफ को कैसे अंडरस्टैंड करोगे आप? तो आपने सीखा है ना क्लास 9th में। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास जो है, लेट्स सपोज इक्वेशन दे रखा है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन जो है हमारा वो कुछ ऐसा है, x माइनस 2y इक्वल टू 14, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। ग्राफ है, सॉरी लीनियर इक्वेशन है, ठीक। अब करना क्या है? तो इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसका क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होता है? सो हमने क्लास 9th में ही सीखा था कि आप एक काम करो, देखो x और y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। x और y की वैल्यू निकाल लो, एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होता है ग्राफ को बनाने के लिए, ठीक है। तो x और y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ x रख देते हैं, यहाँ पे x रख देते हैं और यहाँ y रख देते हैं। अच्छा ठीक है,
तो यहाँ पे हमने x रख दिया और यहाँ पे y रख दिया। लेट्स सपोज x की वैल्यू तुमने 0 ले लिया, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 ले लोगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, तो इसको सॉल्व कर लो तुम। सॉल्व तो करने आता ही है ना, देखो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 माइनस 2y इक्वल टू 14। तो यहाँ से माइनस 2y इक्वल टू आ जाएगा 14। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 14 अपॉन माइनस 2। यहाँ से कितना आ गया, तो ये y की वैल्यू आ गया माइनस का 7। तो x तुमने 0 लिया तो y कितना आ रहा है, माइनस का 7, ठीक है। चलो इसी तरह से अब तुम एक काम करो कि y की वैल्यू 0 रख लो, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 रखते हो तो x कितना आएगा, तो यहाँ पे रख के सॉल्व करके देखो, ठीक है। तो x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0, ठीक है, इक्वल टू 14। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 14। तो ले लो भैया 14 लिख लिया हमने, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट आ गया तुम्हारे पास। अब जब ये 2 पॉइंट आ गया है तो ग्राफ बनाना इजी है। कैसे बनाओगे, देखो एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर लो जो कि वर्टिकल हो, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लिया तुमने जो कि वर्टिकल है, ठीक है। अब इस लाइन पे करना क्या है, इन दोनों ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। तो 0 कॉमा -7, ठीक है। तो 0 कॉमा -7 को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो इस लाइन पे। 0 हमारा क्या है, x है, और -7 क्या है, y है। यानी कि नीचे कहीं पे मान लो कि ये वाला पॉइंट क्या है, -7 है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 कॉमा -7 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब क्या 14 कॉमा 0, ठीक, 14 कॉमा 0। तो 14 कॉमा 0, x हमारा 14, y 0। तो x 14, तो मान लो कि ये हमारा क्या है, 14 है, ठीक है। और y कितना है, 0। ना तो ऊपर गया ना तो नीचे आया है ना, तो y 0 रह गया। तो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं 14 कॉमा 0 है। और इन दोनों ही पॉइंट को क्या कर दो, तुम मिला दो, ठीक है। तो मिला दो इन दोनों ही पॉइंट को इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जब दोनों ही पॉइंट को मिला देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एक लाइन, ठीक है। क्या बन गया, ये एक लाइन बन गया। और ये क्या है, इस वाले इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। क्या है, इस वाले इक्वेशन का, जो इक्वेशन दे रखा है इसका ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ से हमें समझना क्या है, तो समझना ये है कि ये दोनों ही पॉइंट क्या है, ये दोनों ही पॉइंट इस लाइन पे आ रहे हैं और ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, क्योंकि इसका जो इस दोनों पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो 0, -7 और 14, 0 है, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि इस लाइन पे जितने भी तुम्हारे पॉइंट होने वाले हैं ना, जितने भी पॉइंट होने वाले हैं, ये सभी के सभी पॉइंट क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। जितने भी पॉइंट इस लाइन पे होंगे वो सारे ही पॉइंट क्या करेंगे, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसीलिए एक लीनियर इक्वेशन का जब तुम सॉल्यूशन निकालते हो तो कितना आता है, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आता है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन आता है। इसीलिए क्या, इसीलिए इन्फिनाइट सॉल्यूशन आता है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में है क्या, एक लाइन का इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन जो है वो इक्वेशन है एक लाइन का, और लाइन पे तो भैया इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं। अब इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं तो वो सारे ही पॉइंट क्या करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि एक इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनाइट होंगे। समझ में आता है बात, बहुत सही, आपको समझ में आया होगा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे ड्रॉ करते हैं और कितने इसने जो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं वो क्यों होते हैं, ठीक है। तो ये एक ही लीनियर इक्वेशन है। पेयर के बारे में हमने बात नहीं किया है, यहाँ पे हमने पेयर के बारे में ये पूरा बात किया हमने, लेकिन यहाँ पे हमने एक ही लीनियर इक्वेशन के बारे में बात किया है। उस केस में एक लाइन बन जाएगा, ठीक है। चलो, आई होप आपको इतनी बातें अभी तक समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखो, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, उसके सॉल्यूशन से क्या मतलब है। देखो, एक इक्वेशन के सॉल्यूशन को तो आपको पता है कि उसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। लेकिन जब पेयर दिया हो
तो क्या मतलब होगा, कैसे सॉल्यूशन को ढूंढेंगे, उसके लिए तो हम बाद में सीखने वाले हैं, लेकिन यहाँ मतलब समझना है, मतलब। ठीक है, तो देखो क्या मतलब है। पहले जर्नल फॉर्म लिख लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या है, तो ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जर्नल फॉर्म है। ठीक है, अब सॉल्यूशन से क्या मतलब है, तो सॉल्यूशन से ये मतलब है कि x और y की वो वैल्यू जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे मेरे भाई, एक को नहीं, दोनों को ही करना चाहिए। ठीक है, अगर इसको किया तो वो दोनों का सॉल्यूशन नहीं हुआ। अगर x और y की कोई वैल्यू लिया आपने और इसको सेटिस्फाई कर दिया, नो मैटर, कोई हमारा सॉल्यूशन, हाँ वो इसके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन दोनों के लिए नहीं होगा। तो जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात होती है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो मतलब ये है कि x और y की वो वैल्यू जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, मान लिया, पर निकालेंगे कैसे, सीखेंगे निकालना। फिलहाल में तुम मतलब समझ लो। ठीक है, मतलब समझ में आया। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारा लीनियर इक्वेशन दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम कोई सा भी लिख सकते हैं, लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं। ठीक है, एक लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 17। ठीक है, अब जब तुम इसके सॉल्यूशन को ढूंढोगे तो एक्चुअल में तुम x और y के उन वैल्यू को खोज रहे होते हो, उनको ढूंढ रहे होते हो जो दोनों ही इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, यानी कि संतुष्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है कि पेयर और सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है। ऐसे क्वेश्चन में आएंगे तो देखो, कॉन्सेप्ट तुम्हारे तगड़े रहेंगे ना, तो क्वेश्चन क्या ही होता है, सब कॉन्सेप्चुअल जो है क्वेश्चन होते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छे कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो, क्वेश्चन तुम अपने आप कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका मतलब तो तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, आगे क्या है, तो आगे है ज्योमेट्रिकल विजुअलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हमें पता है कि x और y की वो वैल्यू जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हम उसको ढूंढते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिकल विजुअलाइजेशन कैसा है, कैसे हम ज्योमेट्रिकली इसको विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, तो देखो, तुम्हें पता क्या है, अभी तुमने देखा कि अगर एक लाइन है तो उसके एक इक्वेशन है तो उसके क्या बनेंगे, उसके जो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक लाइन आएगा, एक लाइन आ जाएगा। तो जब दो होंगे, तो जब दो के ग्राफ ड्रॉ करोगे तो दो लाइन होगा, क्या होगा, दो लाइन होगा। ठीक है, तो ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर ये तुम्हारा इस तरह से तुम ग्राफ को ड्रॉ करते हो। ठीक है, कैसे, तो ये हमारा अभी फ़िलहाल के लिए क्या है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, फ़िलहाल के लिए क्या, ये होता ही है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जब दो लाइन के ग्राफ ड्रॉ करोगे तो हो सकता है कि कोई लाइन जो है इसमें, इस ग्राफ में इस तरह से आ जाए, कोई लाइन जो है हो सकता है एक दूसरे को ऐसे काट दे। ठीक है, इस तरह से। पहला केस ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, पहला केस। दूसरा केस ये इधर हो सकता है, देखो ये जो है ये इधर हो सकता है। ठीक है, दूसरा केस ये कि हो सकता है कि ये जो लाइन है एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। पैरेलल समझ रहे हो ना, पैरेलल यानी कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये पैरेलल है। और पैरेलल का दूसरा आप ये लिख सकते हो कि इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसी भी दो पॉइंट का, वो क्या होता है, सेम होता है, वो पैरेलल होता है। तो ये दूसरा कंडीशन है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा ये हो सकता है कि एक लाइन तुमने बनाया, ठीक है, एक लाइन तुमने बनाया, उसी के ऊपर में, जस्ट उसी के ऊपर में एक दूसरा लाइन हो गया। ठीक है, जस्ट उसी के ऊपर में। तो ये तीन कंडीशन बनते हैं। देखो, ये तीन कंडीशन बनते हैं। पहला ये कि दोनों एक दूसरे को भैया काट दे, इंटरसेप्ट कर दे। दूसरा ये कि दोनों पैरेलल हो जाए। तीसरा ये कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर हो जाए। क्योंकि यहाँ पे मान लो कि ये वाला जो लाइन है ये पहले वाले इक्वेशन का हो गया,
है ना, और ये वाला लाइन दूसरे वाले का हो जाएगा। ये लाइन मान लो इस केस में पहले वाले का, ये दूसरे वाले का, इसमें ये पहले का वाइट वाला दूसरे का। तो 3 केस बन रहे, देख पा रहे हो, और तीनों ही केस को मैंने यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब इसमें मतलब ये समझो तुम कि देखो, हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो एक्स और वाई के उन वैल्यूज़ को ढूंढते हैं जो दोनों ही इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। यानी कि जब यहाँ पे तुम समझोगे, थोड़ा सा फील करने की कोशिश करोगे, तो हम एक्चुअल में 2 इक्वेशन दे रखे होंगे, तो हम कॉमन पॉइंट को, जो दोनों पे ही क्या हो, कॉमन हो, उसको ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो दोनों पे कॉमन तो एक भी नहीं है दूसरे वाले केस में, अगर लाइन पैरेलल है तो, ठीक है। देखो पहले वाले केस में लाइन इंटरसेक्टिंग है तो एक कॉमन पॉइंट है, यानी कि इस पे जो भी एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा, इसको भी और इसको भी। और तीसरे वाले पे देखो सारे ही पॉइंट कॉमन है, इन्फिनिटली मैनी पॉइंट है, मतलब ये सारे के सारे पॉइंट इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ठीक है, तो मतलब ये है कि इस केस में दोस्तों नो सॉल्यूशन होगा, तुम्हें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा मिलेगा इक्वेशन का। इस केस में दोस्तों मैनी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे मैनी सॉल्यूशन? क्योंकि सारे ही पॉइंट इस लाइन पे आ रहे हैं, तो मैनी सॉल्यूशन। इस केस में तुम्हें ओनली 1 सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली 1 सॉल्यूशन। इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तो ये 3 केस है, तीनों केस आपको समझ में आया होगा। और ये होता है ज्योमेट्रिकल विजुअलाइजेशन। ज्योमेट्रिकली हमने सॉल्यूशन को विजुअलाइज करने का कोशिश किया है, समझने का कोशिश किया है। और ये लाइन कहाँ हो सकते हैं? तो भैया ये लाइन तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही बनने हैं ना, कहाँ बनने हैं? ये वाला लाइन, फिर ये वाला, या फिर ये वाला, बनने तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही है। ये मैंने अलग अलग ले करके तुम्हें एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। समझ रहे हो ना बात को? चलो अच्छी बात है, समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइड छूट गया था, ठीक है। अब देखो अब क्या है, तो इतनी बात हमने सीख लिया है। तो आगे है मैथमेटिकल विजुअलाइजेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब मैथमेटिकली देखो, ये ग्राफ से तो हमने समझ लिया, ग्राफ से समझ लिया कि इस केस में एक सॉल्यूशन, इस केस में मैनी सॉल्यूशन, और इस केस में नो सॉल्यूशन, ठीक है। मैथमेटिकली भी हमें समझना है। तो मैथमेटिकली कैसे समझोगे, उसके लिए तुम लीनियर इक्वेशन लिखो, उसके जर्नल फॉर्म लिखो, ठीक है। तो जर्नल फॉर्म a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करें? तो देखो, जब विजुअलाइजेशन होता है, जब विजुअलाइज करते हैं, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? तो हम दोस्तों लिखते हैं रेशियो a1 a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये रेशियो लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, a1 अपॉन a2 लिखेंगे, b1 अपॉन b2 लिखेंगे और c1 अपॉन c2 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, रेशियो लिख लिया, चलो ठीक है। अब क्या, अब ये कि पहला केस रेशियो में ये हो सकता है कि तुम्हारा a1 और a2 नॉट इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, एंड नॉट इक्वल हो c1 अपॉन c2 के। ऐसा हो सकता है कि भैया ये तीनों के तीनों ही रेशियोज ना, ये वाला ये वाला ये वाला, तीनों एक दूसरे के बराबर ना हो, इक्वल ना हो, ठीक है। तो इस केस में ये जो हमने पहला वाला ड्रॉ किया है ना, ये बनेगा। मतलब कि जो लाइन उसका अगर आप ड्रॉ करते हो, ग्राफ ड्रॉ करते हो इक्वेशन का, तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा। इसको हम इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन है ये। तो ग्राफ जो ड्रॉ करोगे, जो लाइन आएगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। और इस केस में सॉल्यूशन कितने? तो ओनली ठीक है, ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। दूसरा क्या केस है? तो दूसरा केस ये है
कि हो सकता है कि तुम्हारा A1/A2 इक्वल हो जाए B1/B2 के, पर ये इक्वल ना रहे C1/C2 के। नहीं समझे बात? देखो बात ये है कि हो सकता है कि ये दोनों तुम्हारा बराबर हो जाए लेकिन ये बराबर ना हो, ठीक है। A1/A2 और B1/B2 बराबर हो जाए, सेम हो जाए, लेकिन ये बराबर ना हो, तो इस केस में जब तुम लाइन ड्रॉ करोगे तो पता है कौन सा वाला आएगा? ये वाला लाइन आएगा, दूसरा वाला, ठीक है। मतलब कि जो लाइन ड्रॉ करोगे इस केस में वो क्या होगा? वो होगा तुम्हारा पैरेलल लाइन। क्या होगा? वो होगा तुम्हारा पैरेलल लाइन। और इस केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं? तो भैया इस केस में नो सॉल्यूशन होते हैं। मतलब ये कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, नहीं होंगे, ठीक है। चलो थर्ड वाला देखें। थर्ड ये हो सकता है कि A1/A2 इक्वल हो जाए B1/B2 के, और ये इक्वल हो जाए C1/C2 के, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में होगा ये जो तुम्हारा तीसरा वाला जो कंडीशन है, ये लाइन क्या कर जाएंगे? कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? कोइंसिडेंट हो जाएंगे लाइन, मतलब लाइन एक के ऊपर एक आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरा वाला जो केस है इसमें लाइन क्या होगा? लाइन जो होगा कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, ठीक है। अब जब कोइंसिडेंट लाइन होगा तो इस केस में कितने सॉल्यूशन? तो भैया मैनी सॉल्यूशन। कितने? मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 केस को मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैथमेटिकल विजुअलाइजेशन मैंने दिया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्राफिकली तो आप इसको सोच ही सकते हो, ग्राफिकली आप सोच सकते हो, नो डाउट, लेकिन जो ये मैंने मैथमेटिकल विजुअलाइजेशन दिया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक। तो यहाँ तक की बातें थी, है ना। यहाँ तक हमने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश किया है। आई होप आपको इतनी बातें तो समझ में आई होंगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी चीज़ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, कुछ सजेशन हो आपकी तरफ से तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो जो मेथड है पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसको हम लोग सीखने वाले हैं। सो आई होप आप नेक्स्ट वीडियो को भी देखोगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।